हेलो ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और हमारा जो टारगेट रहने वाला है, हमारा जो फोकस रहने वाला है वो टोटली प्रॉब्लम बेस्ड रहने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट्स तो यूट्यूब से लेक्चर्स कंप्लीट कर लेते हैं, थ्योरेटिकल मोस्टली थ्योरेटिकल रहते हैं, क्वेश्चंस कम कराते हैं, उस लेवल का क्वेश्चन नहीं कराते हैं। इनफैक्ट लिमिटेशंस ऑफ टाइम भी रहता है, आई अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज दैट कि अगर हम लेक्चर्स कंप्लीट करते जाए और क्वेश्चंस करना नहीं सीखें तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे लेक्चर्स का। हमारा टारगेट एकदम फिक्स है कि उस लेवल का क्वेश्चन करना है जिस लेवल का एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। एटलीस्ट उससे बियॉन्ड तो जाना ही है, पर एटलीस्ट उस लेवल तक तो पहुंचना ही है। तो जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं, ये सब के लिए है। बेसिक टू एडवांस लेवल तक चलेंगे। और बच्चों को बहुत डर लगता है ऑप्टिक्स से, खासकर फिजिक्स जो +2 में है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो, ऑप्टिक्स हो। हालांकि मॉडर्न फिजिक्स तो आसान है, पर फिर भी ऑप्टिक्स में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बच्चे काफ़ी डरते हैं। पर यहाँ इस लेक्चर के बाद आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाने वाला है और मज़ा आने वाला है। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम द लेवल ऑफ लाइक 2025 में जो आया है नीट का क्वेश्चंस, उस लेवल का क्वेश्चन आप डेफिनेटली सॉल्व करोगे। जे एडवांस का क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करोगे, ठीक है। उस लेवल का हम प्रैक्टिस कराने वाला है इस लेक्चर में, ठीक है। हो सकता है इसमें 18-20 लेक्चर हो जाए, पर हम कोशिश करेंगे कि जितना शॉर्ट में हो और टू द पॉइंट हो। एक और बात, जो बच्चे सिर्फ बोर्ड फोकस्ड हैं उनको भी बताते चलेंगे कि बोर्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जो एडवांस फोकस्ड हैं उनको भी बताते चलेंगे, और जो नीट फोकस्ड हैं उनको भी बताते चलेंगे। देखो, सबका पूछने का और सबका जोन अलग अलग है, अलग अलग एग्जाम्स का। इवन आप जेई का बात करो तो मेंस का पूछने का अलग जोन है, जबकि एडवांस के पूछने का अलग जोन है और अलग तरीका है। वो पता होना बहुत ज़रूरी है। इस लेक्चर में देखो, यूट्यूब पे लेक्चर्स मिल जाते हैं, ये चीज़ें बताना भूल जाते हैं क्योंकि हमने उस पर रिसर्च कर रखा है कि कौन से टॉपिक पे आने की पॉसिबिलिटी है नीट में, और कौन सा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, और किस तरह के क्वेश्चंस जेई में पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस नीट 2025 के हिसाब से पूछा जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, द branch of physics which deals with the study of light and their properties and behavior, including its interaction with matter। बेसिकली जो फिजिक्स का वो पार्ट जो लाइट के बिहेवियर, प्रॉपर्टीज और वो मैटर से इंटरेक्ट करता है। जैसे मान लो कि कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कोई हाईली ऑप्टिकल डेंस्ड मीडियम से में इंटर कर रहा है, किसी एंगल पे कर रहा है, तो क्या फिर फर्क पड़ेगा, आफ्टर अ सर्टेन एंगल क्या होगा, फिर किस तरह से ये डेविएट करेगा अगर वो उस मीडियम का शेप एक अलग पर्टिकुलर डिजाइन का है, जस्ट लाइक प्रिज्म, जस्ट लाइक ग्लास स्लैब, जस्ट लाइक डायमंड, उस केसेस में क्या होगा, और जस्ट लाइक द वाटर ड्रॉपलेट जैसे रेनबो होता है। तो ईच एंड एवरीथिंग में हम इसका बिहेवियर देखेंगे कि ये कैसे बिहेव करता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। जब हम लाइट के बिहेवियर के बारे में ही पढ़ना है, उसके प्रॉपर्टीज और इंटरेक्शन मैटर के साथ करता है, तो फिर कैसा होगा वो सब पढ़ना है। उससे पहले हम लाइट के बारे में जान लेते हैं। लाइट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑल नोज कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोले तो ईएम वेव यानी कि रेडिएशन है। एक्चुअली रेडिएशन बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है इसमें। कैरिंग, इसमें क्या होता है, वेरिंग
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे आप ईएम वेव में पढ़े होगे या पढ़ोगे। ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह होता है, कुछ इस तरह, ऐसा। एक ऐसे ऑसिलेट करता है, एक का वेरिएशन अगर ऐसे हो रहा है तो दूसरे का ऐसे होगा, ऐसा। एक ऊपर की तरफ जाएगा तो एक इधर की तरफ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी कि ऐसे, इस तरह से। समझ रहे हो क्या? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो उसके परपेंडिकुलरली ही ऑसिलेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और वो वायरिंग होगा साइनसोइडल वेव की तरफ। इनफैक्ट जो वेव का जो प्रोपागेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। कौन सा वेव? लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इस वजह से जिसमें ऑसिलेशन परपेंडिकुलर टू द प्रोपागेशन ऑफ वेव हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड या तो मान लो ऊपर वाई एक्सिस है तो वाई के लॉन्ग एंड जेड के लॉन्ग, तो जो वेव है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, तो वेव के प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन होता है, वैसे वेव को हम ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव आल्सो, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। ठीक है। जितना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर, रिमेंबर डेंसर नहीं ऑप्टिकली डेंसर, डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में दोनों में फर्क है। ठीक है। अभी हम देखेंगे जब रिफ्रैक्शन वाला पार्ट पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि डेंसिटी में एंड ऑप्टिकल डेंसिटी में क्या फर्क है। सो एज ऑफ नाउ हम ये देखने वाले हैं कि स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा, और जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होगा उतना ही स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। सो स्पीड ऑफ लाइट अगर एयर का बात करें, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम का बात करें तो ये इसको डिनोट करते हैं एक्चुअली सी से, और ये होता है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सिंस लाइट इज अ वेव, so it will also carries energy and momentum, so it carries energy and momentum, energy and momentum। सारे वेव एनर्जी एंड मोमेंटम को कैरी करता है एक्सेप्ट स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव जो आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, सो होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें क्लास 10th से रिलेट करेंगे, अगर आप +2 में हो तो, और अगर आप 13th में हो, यानी कहने का मतलब ड्रॉपर हो, तो उस केस में हम +2 से भी रिलेट कराने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम ज्यादा बेस पकड़ेंगे क्लास 10th का, ताकि आप जो 12th के हैं वो भी और जो 13th के हैं वो भी दोनों रिलेट कर पाएंगे। अगर +2 से रिलेट कराएंगे, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 13th वाले से मैं बात कर रहा हूं, तो फिर उस केस में जो अभी 12th में फर्स्ट टाइम आया है उनको दिक्कतें हो जाएंगी, इसलिए मैं 10th से ही रिलेट कराऊंगा। मोस्टली आपको पता है कि रे ऑप्टिक्स आप 10th में भी पढ़ चुके हो कुछ पार्ट, हालांकि वो बेसिक लेवल था, यहाँ पे एडवांस लेवल हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट का। इतने सारे प्रॉपर्टी लिख लिए, तो ये एक प्रॉपर्टी आपको ये भी पता होगा कि लाइट दो नेचर का है, डुअल नेचर का, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है। इसका एक्सप्लेनेशन न्यूटन साहब ने भी दिया था जब उन्होंने कर्पस्कुलर थ्योरी दिया था 1675 में। उसके बाद आइंस्टाइन ने भी प्रूफ किया था जब लाइट पार्टिकल नेचर का है तो भी। सो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे जरा बात करते हैं क्लास 10th का, रिलेट करते हैं। रे क्या होता है? रेज, लाइट जिस डायरेक्शन के लॉन्ग एनर्जी को ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं रे। ठीक है। दूसरा बीम का बात करें तो बीम क्या होता है? बंच ऑफ रे, बहुत सारे रेज, इसको बोलते हैं बीम। बीम दो तरह के, तीन तरह के होते हैं। ये है पैरेलल बीम, दूसरा एक इस तरह से हो सकते हैं बीम,
ये देखो, ये तो खैर प्लेन में ड्रॉ किया है, बट ये स्पेस में होगा ऐसा, इस तरह से बहुत सारे रेज होगा ऐसे पैरेलल, डाइवर्जिंग, कहने का मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे रेज होगा, और ये कोई प्लेन में नहीं होगा, 3D स्पेस में होगा। सो देख सकते हो जैसे जैसे आगे जा रहा है लाइट, ये जो 3D स्पेस का डायमीटर है बीम का वो बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह के रेज को बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम। और दूसरा इसका उल्टा, जिसमें रेज के अलोंग डायमीटर ऑफ बीम घटे, ये देखो डायमीटर ऑफ बीम घट रहा है, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम। देखो इतना बेसिक में ज्यादा डेफिनेशन और वो लिखाने से उतना फायदा है नहीं, आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़े होंगे। सो जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हमें आगे ये सब टर्म्स को हम आगे यूज करेंगे, तो आप अवेयर हो जाओ, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि सबको 10th क्लास की चीजें याद होगी, बट ये ऐसा नहीं कि ये सबका डेफिनेशन भी हम लिखते चले एकदम 1 by 1 पूरे डिटेल में, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स अपने आप में एक वास्ट है। ठीक है जी, चलो तो हम मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से थोड़ा सा आप कह सकते हो कि टॉपिक वैसा जो हमारे काम का है और जो इंपॉर्टेंट है वो स्टार्ट हो गया है आप अभी से। सो हेडिंग डालिए, आप फटाफट हेडिंग डालिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बताओ जी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन rays incident on the surface of two media। हाँ देखो 10th क्लास वाला डेफिनेशन गया, 10th क्लास वाला ये नहीं कि हाँ किसी प्लेन सरफेस से टकरा करके वापस आ गया तो बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि व्हेन रेज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ टू मीडिया, some part of rays get refracted and some reflect back to the same medium, सेम मीडियम। ठीक है, सो द पार्ट which gets reflect back into the same medium is known as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो दो मीडिया का हमने बात लिया है, मीडिया का मतलब मोर देन वन मीडियम है, उसका प्लूरल वर्ड है मीडियम का। सो दो से ज्यादा मीडियम है और वहां से रेज रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, ये आपको समझ में आएगा जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे और वहां पे TIR होगा तब। ठीक है, ठीक है जी। हालांकि यहाँ पे जब दो मीडियम का बात कर दिए तो कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा ही नहीं, रिफ्लेक्ट होगा तो पूरा का पूरा होगा, जो कि हम TIR के कॉन्सेप्ट में बताएंगे। ठीक है जी, कहने का मतलब यह है कि जब दो मीडियम के सरफेस पे रेज को इंसिडेंट कराएंगे, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो क्या होगा? देखो नथिंग इज 100% रिफ्लेक्टर और रिफ्रैक्टर। जैसे लेंस वगैरह जो हम पढ़ते हैं, प्रिज्म पढ़ते हैं, वो सारा का सारा रेज उसमें रिफ्रैक्ट नहीं होता है। लेंस में सारा का सारा रेज रिफ्रैक्ट नहीं होता है, सम पार्ट ऑफ रेज आल्सो गेट रिफ्लेक्टेड। और जो मिरर पढ़ते हैं जिसमें कहते हैं कि हाँ वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसमें सारा का सारा रेज 100% वो रिफ्लेक्टर है ही नहीं, नथिंग, कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो 100% रिफ्रैक्टर हो या रिफ्लेक्टर हो। अच्छा, एक फेनोमेना है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मैं अभी नाम ले रहा हूं बट ये हम आगे देखेंगे।
उसमें 100% रिफ्लेक्शन होता है विदाउट एनी लॉस, ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे। एनीवे तो क्या होता है, कुछ रेज रिफ्लेक्ट बैक हो गया सेम मीडियम में, और कुछ पोर्शन ऑफ रेज इसमें रिफ्लेक्ट हो गया। इस पार्ट को जो सेम मीडियम में रेज आया और उसी में वापस चला गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट रिफ्लेक्ट कर गया सेम मीडियम में वापस आ गया। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, क्या क्या चेंजेस आएंगे? तो चेंजेस क्या क्या नहीं आएंगे। स्पीड रिमेन सेम रहेगा क्योंकि मीडियम सेम है, रिमेन सेम। अगर मैं बात करूं वेवलेंथ का, तो वेवलेंथ भी क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तीसरा फ्रीक्वेंसी का, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी तो हमेशा ही सेम रहता है जब तक कि सोर्स चेंज ना हो, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, सेम ही रहेगा। यहाँ पे इस मीडियम में कुछ और हो सकता है जो कि हम रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में पढ़ेंगे, पर ये रे जो आया इसी मीडियम में और इसी मीडियम में वापस चला गया, तो ना तो इसका वेवलेंथ चेंज होगा, ना ही स्पीड चेंज होगा, ना ही इसका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, ठीक है जी। ओके, फटाफट नोट करो। नोटेड। ओके, अब आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पहले से पता होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला, फटाफट बताओ, आप खुद से लिखो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखो जी, लिखो। दो लॉज होते हैं। पहला, फटाफट आप लिखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट इज, देखो जैसे मान लो ये सरफेस है और यहां पे रेज इंसिडेंट हुआ, तो जो रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट है उसी का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे एक नॉर्मल होगा जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होगा, ना कि सरफेस पे होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ना कि सरफेस पे है। सरफेस तो किसी भी शेप का हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि प्लेन, एकदम प्लेनर ही हो सरफेस, वैसा भी हो सकता है रैंडम, किसी रैंडम शेप का, ऐसे भी हो सकता है। तो जो नॉर्मल होता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है। एनीवे ये सरफेस है, थोड़ा सा सरफेस को ऐसे बना लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज, थोड़ा सा बेसिक है ये। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, और इस एंगल को बोलते हैं आई, इस एंगल को बोलते हैं आर। आई रिप्रेजेंट्स फॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और आर रिप्रेजेंट्स एंगल ऑफ, सॉरी माय बैड, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इंसिडेंट रेज, फर्स्ट क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के इक्वल होगा। दैट मींस ये एंगल और ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल। दूसरा एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल। ओके, दूसरा क्या कहता है, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज and normal to the point of incidence are lies in same plane। ठीक है, जो इंसिडेंट रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज है और नॉर्मल है, वो तीनों के तीनों सेम प्लेन में ही लाई करेगा। जस्ट लाइक दिस, कि अगर इसको हम इसको नॉर्मल माने और इसको इंसिडेंट रे माने, तो ये तीनों के तीनों एक सिंगल प्लेन में आएगा। जैसे देखो ये
पहला लॉ कहता है कि ये जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल के बीच का, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो इसके रिफ्लेक्टेड रे या नॉर्मल के बीच के बराबर होगा। दूसरा कहता है कि ये जो तीनों जो होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल, ये एक प्लेन में होगा, सिंगल प्लेन में। देख रहे हो, एक सिंगल प्लेन में है, तीनों मिलके एक प्लेन में बना रहा है, ठीक है, तो सेम प्लेन में ही होगा। तो ये कहता है दूसरा लॉ। इस हिसाब से देखिए, अगर आपको 11th क्लास का वेक्टर याद हो और नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, तो उसमें हम कहते हैं कि अगर कोई कोप्लेनर वेक्टर है तो किसी दो का क्रॉस प्रोडक्ट उसके परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या होता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। इनफैक्ट प्लेन कंटेनिंग दीज बोथ वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, ऐसा। तो हम बोलते हैं कि अगर कोई प्लेनर वेक्टर है, जैसे मान लो कि ये तीनों प्लेनर है एक दूसरे के अलोंग, तो मान लिए कि रिफ्लेक्टेड रेज के अलोंग यूनिट वेक्टर है आर कैप, इंसिडेंट रेज के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है मान लेते हैं ई कैप, एंड नॉर्मल के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको मान लेते हैं एन कैप। ये तीनों के बारे में लिख लेना, आर यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रेज, एन कैप यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, एंड ई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रेज। तो हम कह सकते हैं कि आर डॉट ई, सॉरी आर क्रॉस ई डॉट एन इज इक्वल टू 0। जरूरी नहीं कि आर को हम ई से ही क्रॉस करें, ये तीनों वेक्टर 1, 2 और 3, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंसिडेंट रे इधर है तो यूनिट वेक्टर जो ई होगा वो इधर डायरेक्शन में होगा, ना कि ऊपर की तरफ होगा, गलती मत कर देना। ये है आर कैप, ये है एन कैप, तो भले ही किधर भी डायरेक्शन ऑफ प्लेनर तो है ही, तो किसी दो वेक्टर का क्रॉस निकालेंगे तो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, और जब परपेंडिकुलर होगा यानी कि ये तीनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये तो तीनों प्लेनर है, तो कोई वेक्टर तीनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा, उसका इसमें से किसी से भी डॉट करेंगे तो वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अगर मान लो दो वेक्टर है ए एंड बी, ए बी को डॉट करेंगे तो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा कॉस 90 दैट इज 0। आया चमका नहीं चमका? तो जरूरी नहीं कि आर क्रॉस ई डॉट एन ही, आर क्रॉस एन डॉट ई करते तो भी 0, ठीक है, ई क्रॉस एन डॉट आर करते तो भी 0 होता, ठीक है, ओके, यहां तक नोट करो। ठीक है, नोट इन। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं हम इसमें और थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मैं एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन दे दूं, थोड़ा सा, अगर मान लो कि ये यूनिट वेक्टर है ई आई इंसिडेंट रेज के लॉन्ग, और ये एन कैप है नॉर्मल की तरफ और आर कैप है रिफ्लेक्टेड रे के लॉन्ग, देन राइट, छोटा सा क्वेश्चन है, आप करके आना, एज ए होमवर्क दे देता हूं। राइट यूनिट वेक्टर along reflected rays in terms of E cap and N cap। E और N के कैप के टर्म्स में आपको R का लिखना है इक्वेशन, R वेक्टर फाइंड आउट करना है E एंड R के, E एंड N के टर्म्स में R को निकालना है। मैं आइडिया दे देता हूं, ये एंगल सेम है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रूफ करूंगा, आपका होमवर्क है, आप करके आना। और रोज मैं ऐसे ही लेक्चर में 2-4 क्वेश्चन दे दूंगा अच्छे, ताकि आप एक तरह से मैप क्रिएट हो जाए आपके माइंड में, क्योंकि आप जब टाइम दोगे ना, देखो किसी भी चीज को सीखने के लिए टाइम देना होता है, यू नो। जैसे आप 4th क्लास में पढ़े होगे कि देखो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। 4th क्लास में या 5th क्लास में मैं पढ़ा था वरदराज का एक कहानी, जिसमें वो अपने गुरु से के पास से आ रहा था चने लेकर के और गुड़ लेकर के। जब उसको मेन बात है कि उसके पापा जी रख दिए थे गुरु आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, पर उसने फेल हो गया सारे एग्जाम्स में, तो उनके गुरु ने वापस भेज दिया कि भाई ये जो पढ़ाई है वो आपके वश की बात नहीं है। फिर वो रास्ते में आया और बैठा, हाथ में चने और गुड़ लेकर के, उसको भूख लगी, प्यास लगी, तो देखा कि
कुआं है और पास में पौधे हैं, पेड़ है, वहीं पे बैठ गया और चना खाने लगा। और देखा कि ये जो कुआं है उसके ऊपर जो, याद है जब आप पहले के ज़माने में, मतलब कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले का बात है, कुएं के ऊपर एक पुली टाइप का होता था, या तो एक पत्थर का ऐसे बनाया हुआ होता था रॉड, और उसके ऊपर रस्सी से हम पानी निकालते थे खींच करके। कई जगह पुली लगा हुआ था, कई जगह ऐसे ही एक स्टोन टाइप का रहता है, प्लास्टर करके बनाया रहता है, और उसी पर रस्सी खींचते हैं बाल्टी में पानी भर करके। तो उसने देखा कि ये रस्सी इतना सॉफ्ट है, बार बार आने जाने से स्टोन पे दाग ला दिया है, गड्ढे कर दिया है। तो जब ये, उसमें एक लाइन था, करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर परत निशान। रसरी के आने जाने से पत्थर घिस सकता है, तो बार बार प्रैक्टिस करने से हम सीख क्यों नहीं सकते। इसी बात को मतलब देखो कंसिस्टेंसी का ही ये भी एग्जाम्पल ही है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर एक दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तो आपको टाइम देना उस पर। कई बार बच्चे को लगता है कि हाँ टफ क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं ये क्वेश्चंस में बहुत टाइम लगेंगे, पर आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा। वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, इन्वेस्ट ऑफ टाइम है। जब आप स्टार्टिंग में टाइम देते हो ना, आप सीख रहे हो। जब आपको आता है तो प्रैक्टिस करो, जब नहीं आता है तो उसको टाइम दो, चाहे वो बेसिक चीज़ों में या उस चीज़ों में जो आपको दिक्कत करना है, मार्क्स को अपग्रेड करने में, स्कोर को हाई रखने में। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें हड़बड़ी नहीं करना है और एकदम कंसिस्टेंटली काम करना है। और एक ही बार रिजल्ट नहीं आता, धीरे धीरे आता है, बूंदे बूंदे तालाब भरता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। एक एक क्वेश्चन ही हम रोज देंगे, दो दो चार चार अच्छे लेवल का, कि आपका लेवल अप हो जाएगा और एक मैप क्रिएशन हो जाएगा आपके माइंड में। तो आइडिया दे देता हूं। वैसे ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये इंसिडेंट रे है, वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ध्यान रखना। तो अगर हमें देखो, अब जरा एन वेक्टर को हमें लिखना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं E प्लस आर, है ना। पर ये ध्यान रखना, E प्लस आर एक जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दो यूनिट वेक्टर को ऐड करेंगे वो जरूरी नहीं है कि वो यूनिट वेक्टर ही होगा। तो क्या करेंगे, E प्लस आर करेंगे तो n के लॉन्ग एक वेक्टर आएगा, पर n कैप तो यूनिट वेक्टर है, यानी कि E प्लस आर जो करेंगे। और ध्यान रखना ये बात भी, क्योंकि E का डायरेक्शन इधर है, तो E का डायरेक्शन इधर है, तो इस डायरेक्शन में होगा -E और इस डायरेक्शन में है आर कैप। तो दोनों को ऐड करेंगे तो n कैप के डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, और जो भी वेक्टर आएगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें n कैप मिलेगा। अब दिमाग लगा के आना कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, आपका ये होमवर्क है, r को लिखना है इन टर्म्स ऑफ E कैप एंड n कैप। ओके, आते हैं अपन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में। सो दो तरह का बेसिक रिफ्लेक्शन है, पहला रेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्शन, दूसरा डिफ्यूज सरफेस से रिफ्लेक्शन। रेगुलर सरफेस रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज सरफेस रिफ्लेक्शन। जरा देखते हैं दोनों को एक एक करके। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में दो तरह के, रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर में क्या होगा, जैसे मान लो एक प्लेन सरफेस है और इधर से पैरेलल रेज आ रहा है, ऐसा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल फिर चला जाएगा, ऐसे पैरेलल आया था, पैरेलल चला जाएगा। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये सरफेस स्मूथ नहीं होता है, रफ होता है कुछ इस तरह। और इस केस में जो इंसिडेंट रे आएगा, मानो कि ये पैरेलल रेज है, वो पैरेलल फिर से नहीं जाएगा। सो माय क्वेश्चन इज, देखो ये रैंडम डायरेक्शन में चला गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे यहाँ पे तो दिख रहा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है, क्या यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है।
whether angle of incidence is equal to angle of reflection and incident ray, reflected rays and normal at the point of incidence are in the same plane. Yes, यहां भी फॉलो हो रहा है. इसका जो नॉर्मल होगा इधर की तरफ होगा, इसका जो नॉर्मल होगा इधर की तरफ होगा, इसका नॉर्मल इधर की तरफ होगा, क्योंकि ये रेगुलर सरफेस नहीं है, इसलिए सरफेस के परपेंडिकुलर हम ऐसे नहीं कि ऐसे नॉर्मल मानेंगे. नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, ध्यान रखिएगा. एक और नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा. टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, point of incidence makes equal angle with incident rays and reflected rays. ठीक है, कहने का क्या मतलब है, मान लो कोई ऐसा सरफेस है, तो वो किसी भी तरह का सरफेस हो, यहाँ तो इजीली आप बता सकते हो कि मान लो कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. ठीक है, जैसे ये नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये इक्वल है, ये इक्वल है, और ये टोटल 90 है, तो ये भी इक्वल होगा इसके. सिंपल. वैसे यहाँ पे किसी भी सरफेस के लिए, जैसे यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ किए, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए, या जस्ट लाइक यहाँ पे रेज इंसिडेंट हो रहा है, ऐसे रेज आया और ऐसे चला गया, तो अगर इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ये इक्वल एंगल बनाएगा विद इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रेज. ठीक है, ये भी उसी से रिलेटेड है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से. सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करने वाले प्लेन मिरर. और ध्यान रखिएगा, प्लेन मिरर से एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. मेंस का गारंटी नहीं लूंगा, नीट का थोड़ा बहुत चांसेस है, क्योंकि 2025 में टफ पेपर बनाया है और 26 में भी टफ पेपर आएगा. नोट करने वाली बात है. उसके अलावा जो प्लेन मिरर है वो टफ क्वेश्चंस बनाता है, ध्यान रखिएगा. अगर यकीन ना हो तो जे एडवांस का PYQ देख लो, और खासकर रिसेंट ईयर का. सो नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है जे एडवांस के बच्चों के लिए और मेंस के लिए भी, क्योंकि प्लेन मिरर के साथ साथ हम फील्ड ऑफ व्यू देखेंगे और ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे कि हाँ कितना दूर तक ऑब्जर्वर देखेगा, कितना हाइट दिखेगा, कितना स्पीड से जाएगा, कितने टाइम तक देखेगा, बहुत सारी चीज़ें हम डील करेंगे. सो नेक्स्ट लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. बाय बाय, थैंक यू.